गुड मॉर्निंग दोस्तों। केमिस्ट्री का अगला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगले पार्ट सोडियम के यौगिक पढ़ रहे थे, तो अगला यौगिक है उसके आगे जहाँ पे कल ख़त्म हुआ था NaOH, जिसका नाम है दाहक सोडा। दाहक सोडा या इसी को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। कास्टिक सोडा, थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा। कास्टिक सोडा, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? कपड़े धोने के साबुन में। जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं, कपड़े धोने के साबुन में, कपड़े धोने के साबुन में हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका जो pH मान होता है कितना होता है? 14। ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। तो ये रहा, इसके बारे में बेसिक बातें पढ़नी है हमें। आगे बात करेंगे दूसरे यौगिक के बारे में, जिसका नाम है बोरेक्स या सुहागा। बोरेक्स या इसी को बोलते हैं सुहागा। इसका सूत्र होता है Na2B4O7, सबसे इम्पोर्टेंट 10H2। ये अणु आपसे पूछा जाएगा, जिसका नाम है केमिकली सोडियम मेटाबोरेट। ये इसके नाम है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? मोमबत्ती बनाने में। मोमबत्ती बनाने में बनना हो तो आप लोग को मोमबत्ती की तरह बनना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अपने आप को जला करके दूसरी को रोशनी देना सीखो, ठीक है। लेकिन आप लोग तो प्यार के भरोसे बैठे हो। ये हो गया सुहागा या आपका सोडियम मेटाबोरेट। Na2B4O7 × 10H2। जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, एक होता है हाइपो। ये आपके ग्रुप डी का क्वेश्चन अभी हाल ही में आ चुका है। हाइपो या इसी को कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। इसके सूत्र होते Na2H2O3। सबसे इम्पोर्टेंट, जल के कितने अणु? 5 अणु। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग? तो याद रखिएगा, फोटोग्राफी में किस रूप में? एंटीक्लोर के रूप में। एंटीक्लोर में इसका प्रयोग करेंगे। मतलब कहने का, जो ब्लैक फिल्म होती है, निगेटिव जिसे आप कहते हो, निगेटिव फोटो को पॉजिटिव फोटो बनाने में, इसका प्रयोग किया जाए, जिसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो, इसी को कहा जाता है। सूत्र हो जाएगा Na2H2O3 × 5H2O। तो ये मेनली रहे आपके किसके बारे में है? आपका सोडियम के यौगिक के बारे में। आगे हम बात करेंगे आज मेनली मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। ये भी आपका क्षारीय मृदा धातु है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात ये क्या है? पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है उसका मुख्य घटक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS तक पूछा गया है। पर्णहरित का मुख्य घटक है। चलिए, आप लोग बोर हो रहे हैं, एक शादी कह देते हैं। यूं ना निकला करो छत पर सज सवर कर, वरना लोग रोजा तोड़ देंगे तुझे चांद समझकर। आगे कुछ शादी और कहते रहेंगे, लेकिन पहले पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस। पर्णहरित का मुख्य घटक है ये। और देखिएगा, मैग्नीशियम के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। ये जो है हवा में अगर इसको हम जलाएंगे तो चमकीली रोशनी के साथ जलता है। इसलिए इसका प्रयोग कहाँ होता है? पटाखे उद्योग में होता है। पटाखे उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। और जो आप फ्लैश लाइट देखे होंगे, जिससे ऑर्केस्ट्रा में जो आप लोग जलाते हैं, लाइटें इधर से दूर पहुंच जाती है। फ्लैश जो बल्ब होते हैं, उसका जो फिलामेंट होता है मैग्नीशियम का बना होता है। फिलामेंट Mg का बना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉर्मली जो ये नॉर्मल बल्ब होते उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, लेकिन जो फ्लैश बल्ब होते हैं उसका फिलामेंट Mg मैग्नीशियम का बना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
और सुनिएगा, मैग्नीशियम जो है ये ठंडा पानी के साथ कोई अपक्रिया नहीं करता। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा कौन सा धातु है जो ठंडे पानी के साथ अपक्रिया नहीं करेगा? मैग्नीशियम। और एक पॉइंट, ये जो है गर्म पानी के साथ अपक्रिया करता है, गर्म पानी के साथ अपक्रिया करेगा। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, और याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एल्युमिनियम और जिंक दो धातु ऐसे हैं, न तो गर्म के साथ न तो ठंडा पानी के साथ किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। एल्युमिनियम और जिंक न तो गर्म पानी न तो ठंडा पानी का पूछा जाएगा, ऐसा कौन से धातु हैं जो न तो गर्म पानी न तो ठंडा पानी के साथ क्रिया करेंगे? एल्युमिनियम और जिंक। मैग्नीशियम प्राप्त कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो आइए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। मैग्नीशियम कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहला हो जाएगा डोलोमाइट से। डोलोमाइट, इसका अयस्क है डोलोमाइट। पूछा जाता है मैग्नीशियम के अयस्क कौन कौन से हैं? तो 4-5 अयस्क हैं, मेनली बात करेंगे। डोलोमाइट जिसका सूत्र होता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2, ये इसके सूत्र होते हैं और ये इसके अयस्क है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डोलोमाइट और कार्नेलाइट इसके जो हैं प्रमुख अयस्क है। आइए आगे बात करते हैं, मैग्नीशियम के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं, इनके यौगिक की चर्चा करते हैं। मैग्नीशियम के यौगिक इम्पॉर्टेंट है, यौगिक कौन कौन से आते हैं मैग्नीशियम के यौगिक? तो सबसे पहले यौगिक की अगर हम बात करें तो MgO, मैग्नीशियम के यौगिक की बात करें, सबसे पहला होगा MgO, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड या नॉर्मली बोले तो मैग्नीशिया। देखिएगा ये जो है उच्च ताप सहन कर सकता है, वो भी कितना? 2000 से प्लस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकता है। इसलिए इस मैग्नीशिया का प्रयोग, जो ईंट की भट्टी देखोगे जहाँ ईंट बनता है, ईंट की जो भट्टी होती है उसकी जो आंतरिक दीवारें होती हैं, आंतरिक दीवार पर, ये हिंदी थोड़ा देखिएगा भाई साहब लोग, आंतरिक दीवार पर प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाएगा ऐसा कौन सा धातु है जो ईंट की भट्टियों की आंतरिक दीवार पर प्रयोग किया जाएगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशिया। एक और देखिएगा, इसका एक यौगिक और है MgOH का होल ट्वाइस, जिसको आप लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक नाम इसका और है जो एग्जामों में आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो pH होता है ना वो 10 होता है, मतलब ये दुर्बल क्षार है और दुर्बल क्षार होने के नाते इसका प्रयोग एंटी एसिड के रूप में करेंगे। एंटी एसिड का मतलब जैसे किसी को पेट की अम्लता ज़्यादा हो जाए तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं एंटी एसिड के रूप में MgOH का होल ट्वाइस। खट्टी डकारें जो आती हैं उसके कम करने के लिए मैग्नीशियम, आप लोग देखिए छोटे बच्चों का जो कभी पेट खराब हो जाता है तो छोटे छोटे जो एक सफ़ेद कहते हैं पानी में घोल देना, वही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वही है पानी में घोल के पिलाना है ये वाला। अगला एक और है, बड़े लोगों के लिए भी बता देते हैं, इप्सम, जिप्सम नहीं, इप्सम या एप्सम, ये भी देखिएगा। सूत्र होता है MgSO4, सबसे इम्पोर्टेंट ये है 7H2O, कितने जल के और 7। इसका प्रयोग दस्त रोकने के लिए, दस्त रोकने में किया जाता है, दस्त रोकने में किया जाता है। ठीक है, अगली बात करेंगे तो ये 3 यौगिक, एक यौगिक और बता देते हैं, मैग्नीशियम अल्वा, मैग्नीशियम अल्वा MgCO3 इंटू 3H2, जी हाँ सही है। इसका भी प्रयोग प्रति अम्ल में किया जाता है या एंटीऑक्सीडेंट रूप में। जो हाई अच्छी दवा होती है वो मैग्नीशियम अल्वा है, छोटे बच्चों वाली, और ये थोड़ा लो क्वालिटी की दवा होती है। तो ये हो गई आपका मैग्नीशियम के 4 यौगिक आपको हमने बता दिए। आगे बात करेंगे कैल्शियम की। अगला हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की।
कैल्शियम, प्रतीक CA, प्रमाण क्रमांक 20। ठीक, सबसे बड़ी बात, मानव में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में धातु है। मानव में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में ये धातु पाया जाता है क्या? कैल्शियम। और तत्व पूछ ले अगर कहीं पे तो ऑक्सीजन बता दीजिएगा। मानव में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो कैल्शियम है। अगर आपसे पूछे तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन बताइएगा। ये प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है कैल्शियम, या इसके अयस्क कौन कौन से हैं कैल्शियम के? तो याद रखिएगा जिप्सम, ये पढ़ना है हमें। जिप्सम CaSO4 × 2H2O, और एक होता है कैल्शियम फास्फेट। सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। और एक इसके कैल्शियम कार्बोनेट। इनसे इसके अयस्क हैं, पूछ लेता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट ये इनके अयस्क हैं, इन्हीं से प्राप्त होता है CaCO3। तो ये हो गए कैल्शियम के अयस्क के बारे में। अब इनके यौगिक के बारे की चर्चा कर लेते हैं कि कैल्शियम के कौन कौन से यौगिक आपके सामने आते हैं। आइए यौगिक की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ बातें पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम की। अगर कैल्शियम को हवा में छोड़ दो, CO को हवा में छोड़ दो, ऐसे नॉर्मल हवा में छोड़ देने पर क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाएगा? क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और ये काला हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम को हवा में नहीं छोड़ा जाता। और सुनिएगा, जो CaO है इसे क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना भी इसी को कहा जाता है, या इसी को तीव्र चूना भी कहा जाता है, या इसी को क्विक लाइम भी कहा जाता है। कुछ भी नाम पूछे आपको, कुछ भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा दे उतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। बिना बुझा चूना, तीव्र चूना, क्विक लाइम इसे कहा जाता है। ठीक है। अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को अगर पानी के साथ क्रिया करा दें तो क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। ऊपर क्या पढ़े? बिना बुझा चूना। यहाँ पानी आ गया तो क्या हो गया? बुझा हुआ चूना, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? आप लोग सुने होंगे वो खैके पान बनारस वाला। तो बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं पुताई में। घर की जो पुताई होती है, पहले, आज तो नहीं करते हैं। और पान, तम्बाकू, जर्दे इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। और मिट्टी की अगर अम्लता बढ़ जाए तो मिट्टी की अम्लता दूर करने में, ठीक है। आगे बात करेंगे CaCO3। इसके एक यौगिक की बात करें, CaCO3 जो अभी बोले थे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं संगमरमर, इसी को कहते हैं चूना पत्थर, ठीक है। और जो CaCO3 जो है ये कहाँ बनते हैं, कहाँ पाया जाता है? जो अंडा होता है, अंडे की जो ऊपरी अंडे की कवच CaCO3 की बनी होती है। परवाल भित्ति नाम सुने होंगे, जो समुद्रों में पाया जाता है। परवाल भित्ति भी आपका इसी का बना होता है। समुद्र में लोग यहाँ पे घूमने टहलने जाते हैं। शंख सुने होंगे, मंदिरों में जो बजता है शंख जो होगा ये भी इसी का बना होता है। मोती देखे होंगे, मोती भी इसी का बना होता है, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें कैल्शियम कार्बोनेट को
अगर पानी के साथ क्रिया करा दें तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा। आप लोग देखे होंगे जब बाज़ार से लेकर के आते हैं CaCO3 संगमरमर चूना पत्थर, या इसी को हम खड़िया भी बोलते हैं, खड़िया। तो CaCO3 आप लोग पहले शुरू में जब घर की पुताई होती थी दीपावली के समय, तो खड़िया लेके आते थे बाज़ार से, और उसमें जब पानी मिलाते थे तो बुलबुला निकलता था, तेज़ आवाज़ के साथ बुलबुला निकलता था। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और ये दुधिया कलर हो जाता था, दुधिया कलर। इसका प्रयोग घर की पुताई में कर लेते थे, घरों की पुताई में कर लेते थे। तो ये रहा हमारा किसके, कैल्शियम के यौगिक। आगे और भी यौगिक हैं जिनकी चर्चा अगले नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।